जैसा कि थंबनेल में देख रहे हैं, ये पेपर है सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडीज सीटेट परीक्षा है। ये 2018 का जो पेपर है, तो पेपर में देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट आपका, वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन देखें, वायु का वेग, वायु का दाब, वायु दिशा या वायु का तापमान। तो सही उत्तर है, आप देखेंगे व्याख्या के अंदर, सी वायु दिशा। वात दिग्दर्शी का प्रयोग वायु की दिशा मापने के लिए किया जाता है। इस यंत्र को आमतौर पर एक इमारत के उच्चतम बिंदु पर एक वास्तु सज्जा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा वात दिग्दर्शक जेरेज स्पेन में स्थित टियोपेप शेरी है। नेक्स्ट, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंग के संचरण में मदद करती है। वायुमंडल की निम्नलिखित में कौन सी परत रेडियो की जो तरंगें होती है उसके संचरण में मदद करती है। ऑप्शन, समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल या बहिर्मंडल। इसमें है समताप मंडल को जैसे आप देखेंगे, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोफियर, थेम्प्रोफियर और एक्सपोफियर। तो सही उत्तर है रेडियो की तरंगे सी, थर्मोस्फीयर अर्थात बाह्य वायुमंडल। थर्मोस्फीयर के ऊपरी परत को आयन मंडल कहा जाता है। आयन मंडल रेडियो तरंग के संचरण के लिए उत्तरदायी है। रेडियो तरंगे आयन मंडल से परावर्तित होकर पृथ्वी पर लौटती है, जो अधिक दूरी तक संचार करने में सहायक होती है। इन रेडियो तरंगों के संचरण के फलस्वरूप रेडियो और टीवी कार्यक्रम के प्रसारण किए जाते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाह्य परत तक पहचानिए। देखेंगे आप, जैसे कि ए परपटी मेटल बाहरी कोड आंतरिक कोड, मेटल परपटी बाहरी कोड आंतरिक कोड, आंतरिक कोड बाहरी कोड, परपटी मेटल आंतरिक कोड बाहरी कोड, मेटल परपटी। यहाँ पे है कि पृथ्वी की विभिन्न परतों का जो क्रम में आंतरिक से बाहरी परत तक पहचानिए। तो यहाँ आप ऑप्शन जो दिया है, चारों पढ़ लिए हमने, तो ऑप्शन इसके अंदर जो डी है, आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड और मेटल परपटी। अब यहाँ देखेंगे कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहते हैं। यह परत ठोस होती है, इसके नीचे अत्यंत एक गाढ़ी परत होती है जिसे मेटल कहते हैं, और सबसे आंतरिक संरचना को कोर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा की स्थिति को ध्यान में देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। सही उत्तर आप देखेंगे, सूर्य का ग्रहण, चंद्र ग्रहण, वृहद ज्वार भाटा, लघु ज्वार भाटा। नीप टाइड, जिस समय चंद्रमा और सूर्य एक रेखा में नहीं होते हैं, अर्थात ये पृथ्वी के केंद्र में समकोण बनाते हैं, तो यह स्थिति नीप टाइड होती है। इस स्थिति में गुरुत्वाकर्षण का मान बहुत कम रहता है और ज्वार भाटा अधिक बलशाली नहीं होता है। नेक्स्ट, जब नदी मैदान में प्रवेश करती तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती, तो क्या कहलाता है। तटबंधन, बाढ़ का मैदान, विसर्प, चाप झील। जब नदी मैदानों में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मैदान मोड़ बनाकर बहती है, जो विसर्प कहलाता है। व्याख्या, मैदानी क्षेत्रों में नदी की धारा दाएं बाएं से होते हुए प्रवाहित होती है और इस दौरान नदियों के मुड़ने से एस के आकार की संरचना बन जाती है, जिसे नदी विसर्प कहते हैं। नदियों का ये घुमाव अधिक अवसादी बोझ के कारण होता है। दोस्तों, ये जो पेपर है सीटेट का 2018 का जो पेपर है, तो आप जितने से ज़्यादा पुराने पेपर को
रिवीजन करेंगे उतना सीटेट में आपका स्कोर सामाजिक विज्ञान के अंदर अधिक से अधिक अंक प्राप्त करेंगे, क्योंकि सामाजिक के अंदर आपके 60 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें ये पूरे 60 क्वेश्चन हैं। तो अधिक से अधिक पुराने जितने भी क्वेश्चन हैं पेपर हो चुके हैं अब तक 2011 से 2020 अगस्त 2023 तक, सभी के क्वेश्चन जहाँ से भी प्राप्त हुए आपके पास जो भी बुक है वह पढ़ते रहें। और ये जो पेपर है, जो बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स की, जैसा कि आप थंबनेल में भी देख रहे हैं, 2022 और 23 का एडिशन है। और जितने भी जो पेपर हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक है बहुत ही अच्छी बुक है। पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसकी सभी बुकें आती हैं, जैसे बाल विकास, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, साइंस, सभी के अलग अलग बुक्स आती है परीक्षक ज्ञान कोश के नाम से। तो दोस्तों जितने भी आपके जो पेपर हैं पुराने उनका अधिक से अधिक अध्ययन करें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करें, जिससे आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। इसी तरह सीटेट की तैयारी के लिए मैं आगे वीडियो लाता रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े, दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? तो यहाँ है वायु मार्ग। सही उत्तर है वायु मार्ग। रेल मार्ग, सड़क मार्ग और जल मार्ग परिवहन के मुख्य मार्ग है। इन सब में वायु मार्ग अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े, दवाओं को वितरित करने के लिए सबसे अधिक उपयोगी होता है। नेक्स्ट है आपका भूगोल की भाषा का जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है। तो नगरीय भूगोल, जैव भूगोल, जनसंख्या या मानव भूगोल। भूगोल की भाषा का जो मानव की जनसंख्या की संरचना के विषय में संबोधित क्या कहलाती है? तो यह होगा जनसांख्यिकी। मानव जनसंख्या का सांख्यिकी अध्ययन जनसांख्यिकी कहलाता है और यह अध्ययन किसी भी गतिशील मानव आबादी पर किया जा सकता है, जिसमें जनसंख्या के आकार, संरचना, वितरण, जन्म, प्रवास, वय वृद्धि, मृत्यु के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। जनसांख्यिकी विश्लेषण को शिक्षा, राष्ट्रीयता, धर्म और जातीयता जैसे मापदंड के समूह पर लागू किया जा सकता है। तो सही उत्तर है जनसांख्यिकी। नेक्स्ट, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश में लगभग 2 घंटे के बाद अस्त होता है। कारण ए है ये, तो आर का लिखेंगे कथन। कारण क्या है कि अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। तो यहाँ आप विकल्प देखेंगे कि ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की स्पष्ट व्याख्या करता है। दूसरा विकल्प देखें कि ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सत्य है, आर असत्य है, और डी, ए असत्य तो आर सत्य। यहाँ ऑप्शन जो बी दिया है कि भारत में देशांतर विस्तार 30 डिग्री पूर्व तक है। सूरज की किरणें एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगाती हैं, अर्थात 30 डिग्री के देशांतर को पार करने में 30 × 4 अर्थात 120 मिनट का समय अर्थात 2 घंटे का समय लगता है। और पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश में सूर्य पहले दिखता है, जबकि गुजरात में 2 घंटे के बाद में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो यहाँ पे है सौर ऊर्जा। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत ये स्रोत जिन्हें हम प्राचीनतम समय में इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जैसे ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ऊर्जा, गैर परंपरागत वैकल्पिक स्रोत जैसे आधुनिक युग ईजाद
जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के संरक्षण के लिए ये आवश्यक है हम गैर पारंपरिक स्रोत का अधिक से अधिक उपयोग करें। नेक्स्ट, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। मछली का प्रजनन जैसे कि यहाँ सेरिकल्चर, विटिकल्चर, हार्टिकल्चर या पिसिकल्चर, विशेष रूप से निर्मित जो टैंक और तालाब होते हैं जहाँ मछली का प्रजनन करते हैं वहाँ पे पिसिकल्चर कहा जाता है। विशेष प्रकार के जो टैंक तालाब होते हैं मछली का जो प्रजनन कहलाता है उसको पिसिकल्चर कहते हैं। अंगूर की खेती विटिकल्चर कहलाती है। हार्टिकल्चर में उद्यान विज्ञान का कहते हैं। हार्टिकल्चर में उन पौधों का अध्ययन किया जाता है जिसमें हम फल, सब्जी, नट, सजावटी पौधे, फूल आदि प्राप्त होते हैं। रेशम कीट के पालन के द्वारा रेशम कीट को सेरिकल्चर कहा जाता है। तो यहाँ पे सेरिकल्चर रेशम कीट का पालन को कहते हैं। सेरिकल्चर का अगर आ जाए तो आप यहाँ पे रेशम कीट के पालन का प्रजनन होता है। हार्टिकल्चर में उद्यान विज्ञान का अध्ययन होता है जिसमें हम हार्टिकल्चर में फल, सब्जी, नट, सजावटी फूल आदि प्राप्त होते हैं। अंगूर की खेती का जो होता है उसको हम विटिकल्चर कहते हैं। और मछली का प्रजनन जो विशेष टैंक और तालाबों में होता है उसको पिसिकल्चर कहा जाता है। दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन को मैं विस्तृत व्याख्या सहित अध्ययन कर रहा हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। हो सकता है आप में से इन्हीं क्वेश्चन में से कोई आपका क्वेश्चन रिपीट होए। और सीटेट का यही है कि जितने क्वेश्चन आप पुराने ईयर के पढ़ के जाओगे उतना आपका अभ्यास सामाजिक अध्ययन के अंदर, बाल विकास के अंदर, संस्कृत के अंदर, हिंदी के अंदर मजबूत होता जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। आज 500 लाइक का, 500 लाइक का टारगेट है दोस्तों, ये आप कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी ये चैनल पे भी आप आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम जहाँ भी आप इसको शेयर करना चाहते हैं शेयर करें। आगे भी इसके लिए मैं इसकी एक मैराथन लेके आऊँगा जिसमें 2018, 19 और 20 के जो पेपर हुए ये पेपर भी उनमें आ जाएगा। तो ये आपके लिए मैं चारों, क्योंकि जहाँ जो भी पेपर 2011 से जैसा सीटेट आ रहा है तो उसमें अगर आप देखेंगे तभी 2018 से पेपर का पैटर्न बदला है। तो मैं आपके लिए चारों पेपर है 2018, 19 और 20 के पेपर की पूर्ण व्याख्या का जो क्वेश्चन है ये PYQ लेके आ रहा हूँ। तो चैनल को आप नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। 500 लाइक का टारगेट रखा है जो दोस्तों आप कर सकते हैं। लाइक करना, शेयर करना दोस्तों बिल्कुल निःशुल्क होता है और इसी तरह आपको कंपटीशन की इसी तरह की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? जल संधि, द्वीप, स्थल संधि या खाड़ी? तो यहाँ आपके होगा स्थल संधि, क्योंकि यहाँ क्या पूछा है कि स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थल को एक दूसरे से जोड़ता है उसे स्थल संधि कहेंगे। व्याख्या देखिए, स्थल संधि वह सक्रिय पट्टी है जो दो विशाल भूखंडों को आपस में जोड़ती है, जैसे पनामा स्थल संधि उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप का आकार में सबसे छोटा है? तो ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका या यूरोप? महाद्वीप के बारे में पूछा है तो यहाँ आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया विश्व का छोटा महाद्वीप है जो दक्षिण के गोलार्ध में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 77 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल 5.9% है। मकर व्रत इसके मध्य से गुजरता है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। विश्व में कुल 7 महाद्वीप है जिसमें एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया का क्षेत्रफल 4,46,00,000 वर्ग किलोमीटर है।
उच्च प्राथमिक स्तर पे सामाजिक विज्ञान में क्या शामिल है? उच्च प्राथमिक स्तर पे यहाँ ऑप्शन में देखेंगे इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान। बी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। नेक्स्ट इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र। या डी इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान या समाजशास्त्र। क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पे सामाजिक विज्ञान में क्या शामिल होता था? यहाँ ऑप्शन जो सी है इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। तो ऑप्शन सी सही है। इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र तथा समाज और मनोविज्ञान विषय इंटर के स्तर पर पढ़ा जाता है। यहाँ पे जो समाजशास्त्र और मनोविज्ञान हैं वह इंटर के स्तर पर पढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? तो व्याख्यात्मक शिक्षण, संरचनात्मक, अनुकरण या निपुणात्मक। यहाँ है आगमनात्मक। आगमनात्मक अधिगम किस विधा का विरोधाभासी है? तो यहाँ आप देखेंगे व्याख्यात्मक शिक्षण। व्याख्यात्मक आगमनात्मक अधिगम में विशेष तथ्य घटनाओं के निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों अथवा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात, विशिष्ट से सामान्य, मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। व्याख्यात्मक विधि में शिक्षक व्याख्या करता है तथा छात्र निष्क्रिय श्रोता बन के सुनते रहते हैं। यह विधि उच्च कक्षाओं में प्रयोग की जाती है। इस विधि में पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है आपका, दिए गए कथनों में ए व बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे है आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। ये दूसरों के तर्क और विश्वासों को समझने में, मूल्यांकन में मदद नहीं करती है। यहाँ पे आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण और विचारों को अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। और बी लिखा है कि दूसरों के तर्क और विश्वासों को समझने में, मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। तो ए ऑप्शन में है ए सत्य है, बी असत्य है। बी के अंदर ए असत्य है तो बी सत्य है। सी में है ए और बी दोनों असत्य है और डी है ए और बी दोनों सत्य हैं। आप ऑप्शन ए सही है, क्योंकि आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण और विचारों के प्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। यह कथन सत्य है। यह दूसरों के तर्कों और विश्वास को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। यह कथन असत्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में ए सत्य है तो बी असत्य है। नेक्स्ट है अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? अनुभवजन्य तो इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े और अनुसंधान के लिए संख्यात्मक दृष्टिकोण, मेट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े या आंकड़ों के संग्रह में विश्वसनीय तरीकों का उपयोग, एकत्रित आंकड़े। तो यहाँ ऑप्शन ए सही है कि अपनी इंद्रियों के माध्यम से प्रारंभिक स्रोतों से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े अनुभवजन्य साक्ष्य है। क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से जो वास्तविक दुनिया में जो एकत्रित आंकड़े होते हैं वही सत्य है। क्योंकि अपनी इंद्रियों के माध्यम से जो भी प्राथमिक स्तरों से हम जो अनुभव लेते हैं, जो एकत्र करते हैं हमारी मानसिक समझ के द्वारा, वे वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े ही अनुभव के साक्ष्य कहलाते हैं। नेक्स्ट, भौतिक विशेषताओं के मॉडल, प्रतिकृतियां और डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो यहाँ होता है इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति शास्त्र। तो सी भौतिक विशेषताओं के मॉडल, प्रतिकृतियां, भूगोल शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। भूगोल शिक्षण में हम कंपास, ग्लोब, मानचित्र आदि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपके स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से, स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी के जो संग्रह है वो किस प्रकार का स्रोत है? प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत, तृतीयक स्रोत, अर्थात प्राथमिक और तृतीयक दोनों। तो यहाँ जो ऑप्शन है आपका बी सही है
कि स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जो जानकारी का संग्रह एक प्रकार का द्वितीयक स्रोत है। प्राथमिक आंकड़े वे हैं जो पहली बार अन्वेषकों व गणनात्मक द्वारा संग्रह किए जाते हैं। ये आंकड़े मौलिक रूप से होते हैं, जैसे जनसंख्या, उत्पादन, मात्रा आदि। द्वितीयक आंकड़े दूसरों का संग्रह किया जाना, जैसे स्थानीय समाचार पत्र, मौसम की जानकारी और संग्रह। नेक्स्ट है आपका, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? तो यहाँ है अनन्य, विशेष, समावेशी, आधुनिकी। सीखने की अक्षमता वाले छात्र समावेशी कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में समाविष्ट करके उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना, ताकि किसी भी बच्चे में हीन भावना विकसित न हो। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया कि सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से। इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूह के गतिविधि की योजना बनाते हैं। तो यहाँ उत्तर होगा C.L. ऑगडेन, D.C. पर्सेल, J.H. बेल या J. पियाजे। तो उपयुक्त कथन में जीन पियाजे का है। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक है जो बाल विकास पर किए गए अपने कार्यों के कारण प्रसिद्ध है। जीन पियाजे विकासात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र की एक बड़ी हस्ती थे। बच्चों का निरीक्षण करने के लिए जीन पियाजे की विलक्षण प्रतिभा थी। क्वेश्चन अगर आ सकता है कि जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो ऑप्शन होगा आपका स्विट्जरलैंड। देखो दोस्तों, व्याख्या के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन के उत्तर बन रहे हैं। यहाँ पे जीन पियाजे का बारे में बताया गया है कि जीन पियाजे ने बाल विकास पे अपने कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। जीन पियाजे का विकासात्मक मनोविज्ञान के लिए एक बड़ी क्षेत्रीय हस्ती थी। 3 क्वेश्चन यहाँ पे बने हैं और बच्चों के निरीक्षण के लिए जीन पियाजे की विलक्षण प्रतिभा थी। तो व्याख्या पढ़ने से आपको वे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे कभी कभी वे भी इसके अंदर है। तो व्याख्या और क्वेश्चन के ऑप्शन आंसर दोनों का गंभीर रूप से अध्ययन करें। नेक्स्ट है आपका, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, तो छात्रों को बहस और चर्चा में लगाएं, उन्हें व्यक्तिगत परियोजना दें, काम के लिए कक्षा को छोटे समूह में विभाजित करें या परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें। तो यहाँ ऑप्शन होगा ए सही। कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्रों को बहस व चर्चाओं में लगाना चाहिए। बहस व चर्चाओं के द्वारा वे एक दूसरे के विचारों को जान सकेंगे, स्वयं निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे। इससे उसमें आत्मविश्वास जागृत होगा और शिक्षण बेहतर तरीके से हो सकेगा। नेक्स्ट है एक आत्मनिर्देशित, आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है, उसे कहते हैं आलोचनात्मक सोच, जटिल सोच, बुद्धिमान सोच या अमूर्त सोच। एक आत्मनिर्देशित, आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर के तर्क का प्रयास करे, वह है आलोचनात्मक सोच कहलाती है। क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए? तो पशु के अंग अवशेष, ग्रेफाइट, पौधों और खनिज या स्लेट। तो यहाँ उत्तर होगा सी आपका कि पौधों और खनिज। क्वेश्चन था कि अजंता गुफा के चित्रों के इस्तेमाल का रंग किस सामग्री से प्राप्त हुए? तो ये पौधे और खनिज। प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पौधा और खनिज से संदर्भित निर्मित रंगों द्वारा अजंता की गुफाओं की चित्रकारी की गई। अजंता की गुफा के चित्रों की चमक 1000 से अधिक वर्ष बीतने के बाद भी वैसी ही है। यह भित्ति चित्र के लिए विख्यात है। इन चित्रों में बौद्ध धार्मिक आख्यानों और देवताओं का जीवंत से चित्रण किया गया। यह भारतीय कला का अद्वितीय नमूना है। नेक्स्ट, सबसे पुरानी पांडुलिपियां डैश लिखी गई है? ताड़पत्रों पे, पत्थरों पे, कागज पे, लकड़ी पर। तो यहाँ आएगा ताड़पत्र। सबसे पुरानी पांडुलिपियां ताड़पत्रों पे लिखी गई हैं। ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र, सुवर्णपत्र का प्रयोग होने लगा। पांडुलिपियां उस दस्तावेज को कहते हैं जो एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों द्वारा हाथ से लिखी गई हैं। इसे हस्तप्रित, लिपि ग्रंथ इत्यादि नामों से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल की सबसे लंबी अवधि है? मानव के जो विकास की, अर्थात मानव के इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल से लंबी है? तो यहाँ पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल या महापाषाण। तो यहाँ ए है कि पुरापाषाण काल की अवधि मानव के इतिहास की सबसे लंबी है। यह प्रागैतिहासिक युग का समय है जब मानव ने पत्थर के औजार सबसे पहले आरंभ किए। यह काल आधुनिक काल से 25 से 20 लाख साल पूर्व से लेकर 12,000 साल तक पूर्व माना गया। इस दौरान मानव इतिहास के 99% विकास हुआ। इस काल में मध्यपाषाण काल का आरंभ हुआ जब मानव ने खेती करना शुरू किया। नेक्स्ट, दिए गए कथनों में ए व बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। मेहरानगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान स्थित है और यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे आप, ऑप्शन ए सत्य है, बी असत्य है, और बी के अंदर है ए सत्य है, ए असत्य है तो बी सत्य है, और सी है ए और बी दोनों असत्य हैं और ए बी दोनों सत्य है अंतिम डी का। तो यहाँ ऑप्शन जो है डी, ए और बी दोनों सत्य हैं। व्याख्या देखेंगे इसके माध्यम से कि मेहरानगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान है। यह पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जहां नवपाषाण युग 7000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के बहुत से अवशेष मिले। यह स्थान वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। यहाँ प्राचीन कृषि पशुपालन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए, जिनमें पता चलता है कि यहाँ के लोग गेहूँ और जौ की खेती करते थे। यहाँ से गेहूँ की 3 और जौ के 2 किस्में उगाए जाने के अवशेष मिले। मेहरानगढ़ को बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। यहाँ के लोग भेड़, बकरी तथा अन्य जानवर भी पालते थे। नेक्स्ट है आपका, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर की सबसे बड़ी संख्या में मिले? यहाँ पंजाब, हरियाणा, गुजरात या जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे आप देखेंगे सी गुजरात। भारत के गुजरात राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले दोस्तों, क्योंकि यहाँ गुजरात का जो लोथल के बाद भी अभी कुछ समय पूर्व खोजे गए धोलावीरा का नगर की संज्ञा दी गई है। जो लोथल, सुरकोटड़ा, धोलावीरा प्रमुख पतन शहर की श्रेणी में आते हैं, जो सबसे अधिक हड़प्पा तथा गुजरात स्थल में पाए गए। क्वेश्चन था आपका कि निम्नलिखित में से एक राज्य में, किसी एक राज्य में हड़प्पा नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले, तो ये आपका होगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई? ब्राह्मी लिपि, पाली, संस्कृत या प्राकृत? यहाँ पे देखेंगे ऋग्वेद मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई। वेदों की रचना वैदिक काल में हुई थी। वैदिक सभ्यता आर्य द्वारा निर्मित की गई। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ऋग्वेद को इतिहासकार हिंदी यूरोपीय भाषा परिवार की अभी तक उपलब्ध पहली रचनाओं में से मानते हैं और यह एक प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथ है। नेक्स्ट है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य महाजनपद के पहले शासक महावीर, बिंबिसार, प्रसेनजीत या अजातशत्रु? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे बिंबिसार। बिंबिसार 544 ईसा पूर्व मगध के प्रथम शासक बने। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार मगध के हर्यक वंश का संस्थापक है। यह भारतीय राजा थे जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पे बल दिया। बिंबिसार अंग राज को मगध में मिला है। बिंबिसार की मृत्यु का कारण उनका अपना पुत्र अजातशत्रु 413 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? तो सी यहाँ पे है अहिंसा के ऑप्शन में है बुद्ध, धम्म, अहिंसा और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म, संघ, इन तीनों रत्नों पे बौद्ध धर्म आधारित है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। अहिंसा जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। जैन धर्म भारत के प्राचीन धर्मों में से एक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सदस्य का चुनाव करता है? विधानसभा निर्वाचन के क्षेत्र के मतदाता, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता, लोकसभा सदस्य या विधानसभा के सदस्य विधायक? निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? तो यहाँ ऑप्शन आपका होगा डी, विधानसभा के सदस्य विधायक।
व्याख्या देख लें इसकी। राज्यसभा संसद का एक उच्च सदन है। राज्यसभा क्या है? संसद का एक उच्च सदन। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य का चुनाव होता है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति नामांकित करता है, जबकि अन्य सदस्यों के लिए वोटिंग होती है, जिसमें जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि यानी कि विधायक हिस्सा लेते हैं। राज्यसभा सदस्यों की सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। तो राज्यसभा क्या है? एक उच्च सदन होता है जिसके कुल 245 सदस्यों का चुनाव होता है। तो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा सदस्य के विधायक। नेक्स्ट आपका है, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया? तो यहाँ आएगा संसदीय एकात्मक, राष्ट्रपति और संघीय, राष्ट्रपति एकात्मक, संसदीय और संघीय। तो यहाँ ऑप्शन जो डी है, संसदीय और संघीय। भारत द्वारा संसदीय और संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया था। भारत के संविधान में सरकार के संसदीय रूप की व्यवस्था की गई, जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आकर्षित हैं? तो यहाँ आएगा 48, 84, 47, 74। अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय क्षेत्रों का निर्वाचन आरक्षित है? यहाँ ऑप्शन बी है 84। वर्तमान में भारत में अनुसूचित जाति के लिए 84 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 47 संसदीय निर्वाचन आरक्षित हैं। नेक्स्ट, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? तो यहाँ आपका ऑप्शन कौन सा है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार विश्व के सभी लोग विधि के समकक्ष समान हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समकक्ष समानता प्रत्येक भारतीय को प्राप्त है। भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। अनुच्छेद 17 के छुआछूत अस्पृश्यता का अंत कर दी गया। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की आज़ादी के अधिकार या संपत्ति का अधिकार। कौन सा इनमें से मौलिक अधिकार नहीं है? तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन डी, संपत्ति का जो एक अधिकार है ये भारत के संविधान के अनुसार एक मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म की आज़ादी ये एक मौलिक अधिकार है। व्याख्या देखिए दोस्तों इसकी। मूल अधिकार भारत के संविधान के 3 भाग में वर्णित हैं, जो नागरिकों को प्रदान किए गए। संविधान के द्वारा मूल रूप से 7 अधिकार प्रदान किए गए थे: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44 संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाग से हटा दिया गया। तो अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं और अब अनुच्छेद 301 के तहत एक विधिक अधिकार है। तो यहाँ पे है कि संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? तो यहाँ आप देखेंगे 1978 में 44 संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। पहले 7 थे, अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट, अस्पृश्यता का देश आधार पर भेदभाव संदर्भित है: शारीरिक विकलांगता, लिंग, जाति या वंश। तो यहाँ देखेंगे जाति। अस्पृश्यता जाति के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। अस्पृश्यता मानव समाज के लिए कलंक है। ऊंच नीच का भाव एक रोग है जो समाज में धीरे धीरे पनपता है और सुसभ्य संस्कृत समाज की नींव को हिला देता है। समाज में विद्यमान जाति प्रथा को समाप्त कर इस कलंक से मुक्ति पाई जा सकती है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री का कौन नियुक्त करता है? यहाँ आप देखेंगे मुख्यमंत्री को कौन? तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन सी है यहाँ पे, मुख्यमंत्री को राज्यपाल नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 163 के अंतर्गत की जाती है। मुख्यमंत्री
भारतीय राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल दो परिस्थितियों में अपने विवेक का प्रयोग करता है। प्रथम, विधानसभा किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, एक से अधिक दल मुख्यमंत्री पद के लिए दावे कर रहे हों। द्वितीय, जब विधानसभा के बहुमत दल का कोई सर्वमान्य नेता न हो। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है, कमेंट करेंगे। नेक्स्ट, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल को कौन नियुक्त है? यहाँ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति? यहाँ ऑप्शन में है डी, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों में होती है जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, जो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो यहाँ ऑप्शन देखेंगे कि आप राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो मंत्री की परिषद, मुख्यमंत्री, सांसद या विधायक। प्रधानमंत्री का पद भारतीय संघ के शासन का प्रमुख पद है। प्रधानमंत्री चुनाव सांसदों के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री को संसदीय आम चुनाव के परिणाम के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। दोस्तों, आप कमेंट करेंगे कि जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है वो कौन से अनुच्छेद के तहत होता है, उसकी नियुक्ति किसके तहत होती है, कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, गृह मंत्री, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? भारत का पहला नागरिक किसे कहते हैं? तो यहाँ ऑप्शन सी है, राष्ट्रपति। तो भारत के संविधान के अनुसार देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है। देश के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, वह भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। देश का द्वितीय नागरिक देश का उपराष्ट्रपति होता है तथा देश का तृतीय नागरिक देश का प्रधानमंत्री। दोस्तों, यह क्वेश्चन उस समय 2018 के अनुसार है। तो आप वर्तमान में जो भी भारत का पहला नागरिक है जो है तो राष्ट्रपति होता है, तो वर्तमान में जो हमारा राष्ट्रपति जी हैं तो उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 2018 के अनुसार है और अभी ये जो वीडियो बना रहा है ये 2023 के अनुसार ये क्वेश्चन बोल रहा हूँ। तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो कमेंट करेंगे। और जो राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है वो कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है, ये भी कमेंट करेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको भारत के राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, गृह मंत्री, राज्यपाल या मुख्यमंत्री? निम्नलिखित में से भारत में राज्य का पहला नागरिक, यहाँ आपको देश के संबंधित मिला था, अब यहाँ पे राज्य से संबंधित आपको पूछा गया है। तो यहाँ आप क्या होगा, ऑप्शन सी राज्यपाल। दोस्तों, देश के संबंधित अगर बात हो तो भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति होगा, और राज्य से संबंधित अगर बात हो तो भारत में राज्य का पहला नागरिक राज्यपाल होता है। भारत में राज्य का पहला नागरिक राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख है, जो मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार कार्य करता है। राज्यपाल अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। राज्यपाल देश का चौथा नागरिक होता है, चौथा नागरिक होता है। और सभी विश्वविद्यालय के जो कुल अधिपति होते हैं वह होता है कुलाधिपति। और दोस्तों, कमेंट करेंगे कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है। नेक्स्ट, ये वही क्वेश्चन में बोल रहा हूँ दोस्तों, कमेंट कृपया करके कमेंट करें जो क्वेश्चन आपके आगे की परीक्षा में बन सकते हैं या आ सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि राज्यपाल का जो होता है नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो अनुच्छेद जो है वो कमेंट करेंगे। नेक्स्ट, वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 13वीं, 14वीं, 15वीं या 16वीं। तो यहाँ है 16वीं। वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद 16वीं लोकसभा है। 16वीं लोकसभा सदस्य 2014 के आम चुनाव के बाद चुने गए, जो 7 अप्रैल 2014 से 12 मई 2014 के बीच 9 चरणों में संपन्न हुए। परिणाम 16 मई 2014 को आया। भारतीय जनता पार्टी जो राजग का हिस्सा है 543 में से 242 सीटें प्राप्त करके पूर्ण बहुमत प्राप्त की। नेक्स्ट,
दोस्तों भी वर्तमान के अंदर जो है वह आप कमेंट करेंगे। नेक्स्ट, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ माननीय नरेंद्र मोदी, प्रतिभा पाटिल, एम वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद। तो यहाँ आप देखेंगे भारत में वर्तमान के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। रामनाथ कोविंद 20 जुलाई 2017 को भारत के 14वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और 25 जुलाई 2017 को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश JS खेहर ने भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलवाई। वे राज्यसभा सदस्य तथा बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। MK वेंकैया नायडू वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। दोस्तों अभी ये क्वेश्चन जो है उस समय का था, तो अभी आप देखेंगे कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है और भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और आप देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कृपया करके आप जितने भी चैनल से पहली बार आए हैं, जुड़े हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें। आज के इस वीडियो के लिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। 500 लाइक का टारगेट है दोस्तों, आप ये पूरा कर सकते हैं। तो कृपया करके आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लंघन नहीं किया गया है? तो यहाँ पे देखेंगे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, सरकार का ढांचा, राजनीतिक दलों के नाम या नागरिकों के अधिकार। क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लंघन नहीं किया गया? तो सी है यहाँ पे राजनीतिक दलों के नाम। भारत के संविधान में राजनीतिक दलों के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। भारत के संविधान में सरकार का ढांचा शामिल है, नागरिकों के अधिकार, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम शामिल है। राजनीतिक दलों का प्रयोग सर्वप्रथम 1985 के दल बदल कानून हुआ था। नेक्स्ट, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? तो यहाँ ऑप्शन में होगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यसभा एक उच्च सदन है। अनुच्छेद 80 के 1 के तहत राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इनमें ये व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता क्षेत्र में विशेष ज्ञान का अनुभव प्राप्त है। अन्य सदस्यों का चुनाव विधायकों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्य संख्या 245 है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो यहाँ सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के संविधान में स्थायी अध्यक्ष थे। इस सभा में अपना कार्यकाल 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ किया गया। संविधान सभा के 11वें सत्र के अंतिम 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया। श्री सच्चिदानंद सिन्हा सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किए गए और सभा का कार्यकाल 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी पट्टाभी सिद्धारमैया, कृष्णमाचारी और राजगोपालाचारी। तो यहाँ ऑप्शन डी है सी राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी दिसंबर 1878 और 25 दिसंबर 1972 राजा जी के नाम से भी जाने जाते थे। वे वकील, लेखक, राजनीतिक दार्शनिक भी थे और 1952 में मद्रास के मुख्यमंत्री बने। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट, भारत का संविधान कब अपनाया गया? यहाँ भारत के संविधान अपनाया कब है? तो यहाँ 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950। तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इसलिए प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान विश्व के
भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से प्रभावित हुआ, इसलिए 26 जनवरी का दिन भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने का निर्णायक भूमिका निभाई? तो जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी.आर. अम्बेडकर या सी राजगोपालाचारी। तो ऑप्शन है यहाँ पे बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज़ादी के बाद विभिन्न रियासतों में बिखरे भारत के भू राजनीतिक एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के निर्णायक भूमिका निभाई। 365 में से 562 राज्य और रियासतों का भारतीय संघ में सम्मिलित करने का कार्य, इसके लिए पटेल को भारत का बिस्मार्क लौह पुरुष भी कहा जाता है। भारत की आज़ादी के बाद प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची में मामलों में कार्य करता है? तो यह केंद्र और राज्य सरकारें, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें, केंद्र शासित प्रदेश और स्थानीय सरकारी निकाय। तो यहाँ ऑप्शन जो होगा आपका ए, केंद्र और राज्य सरकारें। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। अब ऑप्शन देखिए दोस्तों, व्याख्या कि भारत के संविधान की समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करती हैं और संविधान लागू के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, परंतु वर्तमान में 52 विषय हैं। समवर्ती सूची के मुख्य विषय में शिक्षा, श्रम कल्याण, कारखाने, समाचार पत्र, वन, प्रदूषण नियंत्रण। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन हो गया कि समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? तो यहाँ पे सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर 29 अगस्त 1947 से 24 जनवरी 1950 तक भारत के संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि और न्याय मंत्री थे। वे भारतीय संविधान के जनक, गणराज्य के निर्माता। उन्होंने मूल नायक बहिष्कृत कर भारत मुख्य नायक और बहिष्कृत भारत जैसे पत्रों का प्रकाशन किया। नेक्स्ट आपके है, 18वीं सदी में किसको नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? मुर्शिद कुली खान, नादिर शाह, अलीवर्दी खान व बुरहान उल मुल्क। ऑप्शन यहाँ पे है ए, मुर्शिद कुली खान, क्योंकि भारतीय प्रांतों में संपन्नता की दृष्टि से बंगाल का स्थान महत्वपूर्ण था। 1717 में बंगाल का सूबेदार मुर्शिद कुली खान को बनाया गया। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद व मसूबाबाद स्थानांतरित कर दी। मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के बाद उनका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंश के शासक के रूप में पहचाना नहीं किया जाएगा? लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेल्टिक, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो यहाँ ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग को चार्ल्स कैनिंग भी कहा जाता है। इनका जन्म 14 दिसंबर 1812 को इंग्लैंड में हुआ और मृत्यु 17 जून 1862 में लंदन में हुई थी। ये एक कुशल राजनीतिज्ञ थे और 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे। 1818 में वे भारत के प्रथम वायसराय बने। 58 में उन्होंने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे, उसके बाद वे सम्राट नहीं होंगे, राजकुमार होंगे। नेक्स्ट आपका आएगा क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने अवध के ऊपर ब्रिटिश कानून आरोपित किया? तो लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड माउंटबेटन। जनवरी 1848 में लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड होल्डिंग के स्थान पर भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। उनका प्रशासन चलाने का तरीका साम्राज्यवाद से प्रेरित था। उनके काल में राज्य का विस्तार अपने चरम पर था। लॉर्ड डलहौजी को अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है।
था। नेक्स्ट है आपका कानपुर के किस शासन ने खुद को पेशवा कहा? तो यहाँ नाना साहब, बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बहादुर शाह जफर। तो यहाँ है नाना साहब। नाना साहब का मूल नाम धोंदू पंत था, जिनका जन्म 19 मई 1824 को बिठूर में हुआ था। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने नाना साहब को अपना दत्तक पुत्र स्वीकार किया था। पेशवा ने 28 जनवरी 1851 को निधन के पश्चात नाना साहब ने खुद को पेशवा घोषित किया। स्वतंत्रता संग्राम में नाना साहब ने कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोहियों का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि? यहाँ एक कहानी सुनाना, किसी विषय को नियंत्रित करना, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, या एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। कारखाने के विषय में पढ़ाने में सबसे उपयोगी विधि है औद्योगिक कारखानों की यात्रा होगी। कारखाने की यात्रा से छात्र उसका कार्य प्रणाली को उचित प्रकार से समझ सकेंगे तथा प्रत्यक्ष दर्शन व स्थायी ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट है एडुसेट से क्या अभिप्राय है? एडुसेट अर्थात रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों में सूर्य की कक्षा स्थापित करने के लिए किया जाता है। बी, सौरमंडल में खोजा गया एक ग्रह। सी, एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। और डी है एक मानव निर्मित उपग्रह। यहाँ देखेंगे जी, सी, सेट 3 भारतीय अंतरिक्ष संगठन द्वारा 20 सितंबर 2004 को स्थापित एक कृत्रिम उपग्रह जिसे एडुसेट के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रक्षेपण शिक्षण सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया। यह पहला समर्पित शिक्षा उपग्रह है, एजुकेशन सैटेलाइट है। एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है एडुसेट। नेक्स्ट आपका है पंचवाणी और बीजक निम्नलिखित में से किस महान हस्ती, छंद और विचारों को संरक्षित किया है? मीराबाई, कबीर, गुरु नानक या रविदास? तो यहाँ ऑप्शन जो बी है सही है, कबीर। कबीर का जन्म 1398 में वाराणसी के उत्तर प्रदेश में हुआ तथा मृत्यु 1494 मगहर उत्तर प्रदेश में। कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि संत थे। संत कबीर भक्तिकालीन युग में ज्ञान श्री निर्गुण शाखा की काव्य धारा के प्रवर्तक थे। इनकी स्मृति की कृति बीजक साखी सबद रमैनी, बीजक साखी सबद रमैनी है। नेक्स्ट है आपका इलोरा की गुफा का चित्र जिसमें विष्णु और नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया किस काल की कृति है? तो गुर्जर प्रतिहार काल, राष्ट्रकूट काल, चालुक्य काल या गुप्त काल? तो ऑप्शन बी सही है, राष्ट्रकूट काल। एलोरा की गुफा में भित्ति चित्र जहां विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष के सिंह के रूप में दिखाया गया, यह राष्ट्रकूट काल का है। एलोरा की गुफा भित्ति चित्र विष्णु नरसिंह अवतार को दिखाया गया। राष्ट्रकूट काल के अंतर्गत कई राजा अध्ययन कला प्रति समर्पित थे। राष्ट्रकूट काल में एलोरा के चट्टानों को काटकर कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया। इसके अलावा एलोरा की गुफा में भित्ति चित्र, एलिफेंटा की गुफा, मूर्तिकला का भी निर्माण किया गया। यह सभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? तो ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्य शोधक समाज या सेवा समाज? अंतिम क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषदों में आस्था रखता है? तो ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्य शोधक समाज या सेवा समाज? यहाँ पे है ऑप्शन ए ब्रह्म समाज, क्योंकि ब्रह्म समाज हिंदू धर्म से संबंधित प्रथम धर्म सुधारक आंदोलन था जिसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, जिन्होंने 20 अगस्त 1828 में इसकी स्थापना की ब्रह्म समाज की कलकत्ता के अंदर और वर्तमान कोलकाता में की थी। ब्रह्म समाज उपनिषद में आस्था रखता था। दोस्तों ये आपके 60 क्वेश्चन 2018 के जो पूरे हुए। दोस्तों इस वीडियो को एक बार न देखिए, आप बार बार देखें जिससे क्वेश्चन को समझने में आपको आसानी होगी और हो सकता है कोई क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाए। पूर्ण व्याख्यात्मक प्रकार से ये पेपर सोल्व करवाया गया है और यूथ कंपटीशन टाइम की ये बुक्स है। दोस्तों जैसा कि आप थंबनेल में देखी है आपने, दोस्तों आप इस वीडियो को अगर आने वाला इसका एक मैराथन में लेके आ रहा हूँ जो 2019 और 20 और 18 का होगा, तो दोस्तों चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों
इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।